हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो है ब्रह्मास्त्र बैच में गौरव सर के द्वारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया गया है, मानव श्वसन प्रणाली के बारे में। और आज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से उसका संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो है जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं गौरव सर के द्वारा, उसका हमने ऐसे ही वीडियो के माध्यम से रिविज़न किया है। उसका जो प्लेलिस्ट है उस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ से सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, आप एक बार ज़रूर जाके देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी श्वसन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य जो है वो हवा लेता है, सांस लेता है नाक से। और जो हवा जो है मौजूद है एटमॉस्फेयर में, तो मनुष्य जो है एटमॉस्फेयर से हवा लेता है, ऑक्सीजन आप लोग जानते होंगे। तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो वो लंग्स में जाता है, लंग्स से होते हुए ब्लड में जाता है, ब्लड से टिश्यू में जाता है, टिश्यू से सेल में, और सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होती है। और वहाँ पे जो है आप लोग जानते हो कि जब आप भोजन किए थे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O और प्लस एनर्जी के रूप में 36 ATP तोड़ता है। यह हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन है आपका। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका दिया है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिला है, यहाँ से हम ऑक्सीजन लिए हैं। देखिए यहाँ से ध्यान से डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। और ये आपका ग्लूकोज से मिल गया है ऑक्सीजन, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और एनर्जी निकला है कुछ। तो ये रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या होता है, ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, प्लस H2O प्लस कुछ एनर्जी निकलती है ATP के रूप में। आप लोग पढ़े होंगे पिछले वीडियो में। और वो जो है एनर्जी 36 ATP के रूप में निकलता है। उसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। और यहाँ पे जो अंतिम क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको हम कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अब इतनी बातें आप समझ गए होंगे कि मानव जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, वो लंग्स से होते हुए ब्लड में, ब्लड से होते हुए टिश्यू में, टिश्यू से होते हुए सेल में, और सेल से में आप जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे आपका अंतिम चरण होता है श्वसन का। और श्वसन जब यहाँ ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, H2O प्लस एनर्जी कुछ आपको देखने को मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जब निकला है तो कार्बन डाइऑक्साइड अब निकलेगा तो यहाँ से सेल में जाएगा, सेल से आपका टिश्यू में जाएगा, वापस फिर ब्लड में, फिर लंग्स से होते हुए बाहर निकल जाएगा नाक से होते हुए। तो वही क्रिया है, जैसे ऑक्सीजन गया है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर निकल गया है। तो ये जो क्रिया है इसको हम टोटल, ये जितनी भी क्रिया हुई हैं इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स, इसी डायग्राम में एक बात और समझ लीजिएगा। ये जो आप देखिएगा, एटमॉस्फेयर से हमने सबसे पहले ऑक्सीजन जो है कहाँ गया है, लंग्स में, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। यहाँ से देखिएगा ये वाला जो सिस्टम है, इतना जो डायग्राम आप देख रहे होंगे, एटमॉस्फेयर से हमने लंग्स में जो ऑक्सीजन लिया है और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस वाले क्रिया को हम केवल बोलते हैं ब्रीथिंग, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, तो इतना ही क्रिया जो है लंग से जो बाहर हो रही है उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग, जिसको हम बोलते हैं श्वास लेना या छोड़ना। ठीक, अब पहला पॉइंट हो गया इसमें। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अब जो है ऑक्सीजन जो है अगर लंग से होते हुए कहाँ तक, ब्लड तक पहुँचा, ध्यान से देखिएगा। ब्लड से और लंग्स में जो क्रियाएं हो रही है, ध्यान से देखिएगा। लंग्स से क्या हुआ, ब्लड में पहुँचा ऑक्सीजन, तो लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में पहुँचना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, ये जो क्रिया होती है, इतना जो है इसको कहते हैं गैसीय विनिमय। यानी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में विनिमय होना, लंग्स टू ब्लड को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं गैसीय विनिमय। ये सारे आपको डायग्राम से ही समझ में आ गए यहीं पे। अब यहाँ पे देखिए तीसरा चरण है ब्लड से यहाँ सेल तक। जब आप जानते होंगे कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है वही जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी पूछता है कि जो ब्लड से माइटोकॉन्ड्रिया तक यानी सेल तक जो ऑक्सीजन ले जाता है वो कौन होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ही होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिएगा
कि ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमने ब्लड चैप्टर में पढ़ा था कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को परिवहन करना। तो जो भी ऑक्सीजन है वो किसके माध्यम से सेल तक जाता है, तो वो है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही ऑक्सीजन परिवहन करता है हमारे बॉडी में, और ऑक्सीजन ब्लड से होते हुए टिश्यू में गया, टिश्यू से सेल में, और सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ से जो है ब्लड से होते हुए जब सेल में पहुँच रहा है हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन, इस क्रिया को हम बोलते हैं गैसीय विनिमय। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिया हो रही है, तो ब्लड से सेल में जो परिवहन हो रहा है उसको हम बोलते हैं गैसीय परिवहन। लंग्स से ब्लड में हो रहा है उसको हम बोलते हैं गैसीय विनिमय, और लंग्स से एटमॉस्फेयर जो बाहर निकल रहा है उसे हम बोलते हैं सांस लेना या छोड़ना, जिसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ये जो तीनों जो क्रियाएं हैं इसको हम बोलते हैं, यानी ये जो तीनों क्रियाएं मिला दे रहे हैं, यानी एटमॉस्फेयर से लेके सेल तक, ये हो जाता है आपका बाह्य श्वसन। और दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं आंतरिक श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन। इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, इसी बात को हम, अगला पॉइंट वही है जो हमने डायग्राम के माध्यम से समझाया है। देखिए पहला दिया हुआ ब्रीथिंग क्या होता है, गैसीय एक्सचेंज क्या होता है, गैसीय परिवहन क्या होता है, और कोशिकीय श्वसन क्या होता है। हमने आपको अभी डायग्राम के माध्यम से समझाया, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। और हमने ये भी बताया कि ये जो तीनों क्रियाएं होती है इसको हम बाह्य श्वसन बोलते हैं, और कोशिकीय श्वसन को हम आंतरिक श्वसन बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। अब ब्रीथिंग क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो अभी हमने आपको बताया है कि फेफड़े तक जो सांस गई है और सांस फेफड़े से जब बाहर निकलता है उसको हम सांस लेना और सांस छोड़ना कहते हैं। इसी बात को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये फेफड़ा हो गया आपका, ये है आपका फेफड़ा, ठीक। और फेफड़े के नीचे ये आपको जो दिख रहा है ये है आपका डायफ्राम, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। तो जब फ्रेंड्स आप सांस अंदर लेते हैं तब ध्यान से देखिएगा, जब सांस लेते, मान लीजिए कि ये गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, और गुब्बारे के अंदर हम जो है हवा अगर भरते हैं यहाँ से, तो ये गुब्बारा जो है यहाँ से अंदर इस तरह के फूलेगा। आप समझ रहे हैं कि अगर गुब्बारे के अंदर हवा इसे भरते हैं तो ये जो गुब्बारा है इस तरह फूलता जाएगा। यहाँ पहले स्थिति थी, अब थोड़ा सा हवा भरेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और हवा भरते हैं तो थोड़ा सा ये ऐसा हो जाएगा। तो ये आप समझ रहे होंगे कि अगर गुब्बारे के अंदर हवा भरेंगे तो सेम उसी से कोरिलेट करके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लंग्स है, तो लंग्स में आप जब हवा आप लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब यही चीज़ हम यहाँ समझेंगे फिगर के थ्रू। मान लीजिए ये फेफड़ा है आपका, और इसके अंदर जो है जब हम सांस ले रहे हैं अंदर की तरफ, तो हवा आपके फेफड़े में भरेगी, तो आपका जो है फेफड़ा फूलेगा। तो ये जो डायाफ्राम है, ये इस तरह से आपका जो दिख रहा है डायाफ्राम, वो क्या होगा, नीचे की तरफ थोड़ा सा ये दबेगा। इसका जब दबाव बढ़ेगा तो ये हल्का सा थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो डायफ्राम का क्या स्थिति रहती है। तो डायफ्राम, जब हम शेष सांस लेते हैं तो डायफ्राम का जो है ये जो आपका लंग्स है उसका आयतन बढ़ता है, जिसके कारण जो है डायफ्राम हल्का नीचे की तरफ दब जाता है और फ्लैट इसका आकार हो जाता है। इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये फिगर में हमने बताया है यहाँ पे, ये आपका डायग्राम की स्थिति ऐसी थी, और जैसे हमने थोड़ा सा हवा इसको भरे अंदर तो फेफड़ा आपका आयतन बढ़ा, आकार बढ़ा, और जो डायग्राम की स्थिति थोड़ा सा ऐसे हो गई, फ्लैट हो गई। तो वही कह रहा है कि जब हम अंदर श्वास लेते हैं तो अधिक मात्रा में जब श्वास लेते तो लंग्स का आयतन आकार बढ़ जाता है, और डायफ्राम की जो गति है नीचे की ओर थोड़ा सा चपटा या फ्लैट हो जाता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। हमने गुब्बारे के माध्यम से आपको बताया, ये थोड़ा सा गुब्बारा था, इसमें कम हवा था, और जैसे हमने इसमें हवा भरा तो ये थोड़ा सा इसकी हल्का सा बड़ा होगा, तो ये नीचे की तरफ हल्का सा हो जाएगा। तो वैसे ही इसको गुब्बारे की तरफ से आप समझ के कोरिलेट कर सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर सांस हम अंदर लेते हैं तो डायफ्राम की स्थिति क्या होती है। तो लंग्स का जो आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, डायफ्राम की गति थोड़ा सा नीचे की ओर चपटा हो जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या है। अब जब श्वास छोड़ते हैं तब डायफ्राम की स्थिति क्या होती है, ये भी आपको देख लेना है। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, वही चीज़ है, जस्ट उसका उल्टा है। अब मान लीजिए कि हमने गुब्बारा इतना फुलाया था, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें से हवा कम करेंगे तो ये इतना सिकुड़ जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ है, हमने लंग्स में सांस ली थी तो वो लंग्स क्या हुआ था, पूरी तरह से फूल गया था। अब जब हम श्वास छोड़ेंगे तो लंग्स का आकार कम होगा,
डायफ्राम की गति क्या होगी अब देखिएगा। तो जब हम सांस छोड़ेंगे तो लंग्स आपका थोड़ा सा सिकुड़ेगा हल्का सा, तो क्या होगा, डायफ्राम की स्थिति देखिए यहाँ पहले थी ऐसे थी डायफ्राम, अब जब सिकुड़ेगा तो ये जो है ऐसे हो जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा गुंबद जैसा हो जाएगा। तो वो जो है ये लंग्स था आपका, तो ये लंग्स की तरफ हल्का सा झुका हो जाएगा, तो थोड़ा सा और गुंबद की तरह हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो आपको ये नोट कर लेना है। तो जब सांस छोड़ते हैं तो लंग्स का आकार कम हो जाता है, जिससे कि डायफ्राम जो होता है उसकी गति हल्का सा ऊपर की तरफ हो जाती है और उसका जो आकार है गुंबद आकार हो जाता है हल्का सा। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट नोट करिएगा कि सामान्य व्यक्ति सामान्य ब्रीथिंग में 500 ml हवा का ग्रहण करता है और सामान्य व्यक्ति जो है 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है, यानी सांस अंदर छोड़ता। ब्रीथिंग का मतलब ये होता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों आ जाता है, उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब ये देखिएगा, ये फिगर है, इसके माध्यम से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम समझेंगे। जो हमने वही चीज़ डायग्राम के माध्यम से बताई है उसको हम यहाँ पे डिटेल समझेंगे। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग काम आते हैं वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले मनुष्य जो है, ये आप फिगर्स के माध्यम से देख रहे होंगे, इसमें देखिए इसने क्या हुआ कि हमने एटमॉस्फेयर से नाक के द्वारा सांस लिया। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिएगा, जब सांस लिए तो ये जो है आपका सांस कहाँ आएगा, वो आएगा आपके ट्रेकिया में, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो ट्रेकिया को बोलते हैं श्वास नली। ठीक, आइए देखिए, हमने जब पढ़ा था पाचन तंत्र, उसमें हमने बताया था कि जब मुख से भोजन लेते हैं और श्वास नली और जो भोजन नली जो होता है जिसे हम ग्रास नली बोलते हैं, फूड पाइप, वो दोनों जहाँ पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फिरनेक्स, यानी ग्रसनी बोलते हैं। फेरिनेक्स जिसको बोलते हैं, ये आपको हमने पिछले वीडियो में ही बताया था, तो वहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो फेरिनेक्स किसको बोलते हैं, जहाँ श्वास नली और फूड पाइप जहाँ मिलते हैं उस बिंदु को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ग्रसनी फेरिनेक्स बोलते हैं। अब इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, हमने क्या किया, नाक से सांस लिया और सांस जो है वो ग्रसनी से होते हुए यानी फेरिंग्स से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, तो वो पहुँचेगा आपके ट्रैकिया यानी श्वास नली में। उससे पहले ये जो पोर्शन दिख रहा है एक, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ब्लू सा देख रहे हैं ऊपर सा ढक्कन टाइप का, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, और ये जो है श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है, ये आपको नोट कर लेना है। उसके नीचे एक हल्का सा ब्लू दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, जिसे हम स्वर तंत्र बोलते हैं। जो आपकी आवाज़ निकल रही है वहाँ से जो कंपन उत्पन्न हो रहा है उसका काम होता है लैरिंग्स का, वो है स्वर तंत्र। अब जो है श्वास लिया हमने, श्वास नली को होते हुए यानी फेरिंग्स होते हुए, ट्रैकिया होते हुए, अभी आपको रिंग सा दिख रहा होगा ये श्वास नली में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उपास्थि। यह सी आकार का होता है, यह एक रिंग आकार का यानी सी आकार का रिंग होता है। इसका काम है जो श्वास नली है उसको चिपकने से बचाना। अगर ये नहीं रहेगा तो श्वास हमारी नली जो है चिपक जाएगी और हम सांस लेना बंद कर देंगे, इसलिए इसका काम है श्वास नली को चिपकने से बताना। उसको हम कहते हैं सी आकार का रिंग होता है, जिसको हम उपास्थि बोलते हैं। अब उससे आगे श्वास हमारे देखिए श्वास नली से होते हुए ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, और ये जो 2 भागों में बढ़ रहा है इसको हम बोलते हैं श्वसनी, जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये कई भागों में बढ़ जाता है जिसको हम ब्रोंकाइल बोलते हैं। तो ये ब्रोंकाई यानी श्वसनी होता है, और जो कई भागों में बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइल यानी श्वसनिकाय बोलते हैं। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब ये जो गोल सा हिस्सा दिख रहा है फेफड़े के अंदर, यहाँ से देखिए ये फेफड़ा हो गया आपका, तो ये फेफड़े के अंदर जो गोल सा दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्वुलाई। तो एल्वुलाई क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। तो हमने देखा कि जो सांस है, हमने जब सांस लिया वो नाक से होते हुए, फेरिंग्स से होते हुए, श्वास नलिकाओं से होते हुए कहाँ पहुँचा, वो पहुँचा आपके श्वसनी, जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई कई भागों में जब बढ़ जाती है, जब 2 भागों में बढ़ती है उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं श्वसनी, और कई भागों में जब यहाँ फेफड़ों में आगे बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइल यानी श्वसनिकाय बोलते हैं। और गोल वाला हिस्सा जो हो गया इसको हम एल्वुलाई बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। अब इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे डायग्राम से समझाया गया। हमने सांस लिया नाक से, वो फेरिंग्स होते हुए कहाँ पहुँचा, ट्रेकिया यानी श्वास नली, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद से ब्रोंकाइल यानी कई भागों में बट गया, वहाँ से उसके बाद से एल्वुलाई जिसको बोलते हैं, गोल वाला हिस्सा जो था उसको एल्वुलाई बोलते हैं, या फिर कुपिका बोलते हैं हिंदी में इसको। ये भी आपको नोट कर लेना है। ये जो एल्वुलाई है जिसे हम कुपिका बोलते हैं, यह श्वसन तंत्र की क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। तो श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इसका इकाई किसको बोलते हैं, तो एल्वुलाई यानी कुपिका को बोलते हैं। ये आपको नोट करके लिखना है।
और ट्रेकिया में उपस्थिति से निर्मित सी आकार का जो रिंग पाई जाती है, जो कि हवा अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से बताता है। अभी हमने इसको बताया है अभी इससे पहले कि जो गोल सी आकार का जो श्वास नली में जो पाया जा रहा था रिंग, वो श्वास नली को चिपकने से बताता है। यही आपको यहाँ बताया गया है लाइन में। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है गैस का विनियमन। इससे पहले फ्रेंड्स हमने पढ़ा था ब्रीदिंग क्या होता है, श्वास का लेना श्वास का छोड़ना। तो हमने आपको बताया था कि जो मनुष्य है वो नाक द्वारा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और वो जो ऑक्सीजन लंग्स तक जाता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड नाक द्वारा बाहर जब छोड़ देता है तो उतना ही क्रिया को हमने बताया था क्या होता है। तो ब्रीदिंग सांस का लेना और सांस का छोड़ना, यानी ऑक्सीजन का लंग्स तक आना और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से बाहर जाना, उतना ही क्रिया को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, सांस का लेना या सांस का छोड़ना। अब लंग्स से जो ब्लड में ऑक्सीजन मिलने तक की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, गैसों का विनियमन कहते हैं। अब ये कैसे होता है, तो हमने आपको बताया था कि जो बॉडी है पूरी, ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये हार्ट है, ये बॉडी हो गई पूरी, ये हार्ट है और यहाँ जो ऊपर हमने बताया था फेफड़ा होता है। तो जो है हमने बताया था कि जो इम्प्योर ब्लड है वो क्या जाता है, सबसे पहले जो हार्ट है उसके दायां अलिंद में और दायां अलिंद से होते हुए दायां नीले में और दायां नीले से होते हुए जब आपका ब्लड जो है वो आपके लंग्स में जाता है तो लंग्स में आपका ऑक्सीजन मिल के वहाँ जो ब्लड होता है इम्प्योर जो था ब्लड आपका यहाँ पे प्योर हो जाता है ऑक्सीजन से मिलके। तो बॉडी से जो दायां अलिंद में आया और दायां अलिंद से दायां नीले में जो ब्लड गया है और इससे होते हुए जो लंग्स तक जो ब्लड गया है वो जो था इम्प्योर ब्लड था। अब इम्प्योर ब्लड कहाँ जाके लंग्स में जाके प्योर हुआ है, वो कैसे हुआ है वो यहाँ पे आपको समझना है। वही चीज़ यहाँ पे होता है। तो ये था, हमने बताया था कि लंग्स में जो है, लंग्स में एल्बुलाई पाया जाता है और एल्बुलाई में क्या होता है, जब हमने सांस लिया लंग्स में तो लंग्स में जो है ऑक्सीजन आया एल्बुलाई तक। अब एल्बुलाई जो है यानी कुपिका में ऑक्सीजन आया और यहाँ जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में एल्बुलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन आते हुए ये ब्लड जो होता है जा रहा है, उसमें जो होता है हेमोग्लोबिन, यहाँ से क्या होता है ऑक्सीजन ये मिल के और ये इसके थ्रू कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक। और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वहाँ पे आंतरिक शोषण हो जाता है और कुछ ऊर्जा टूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और H2O निकलता है। वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड होते हुए ब्लड के थ्रू हीमोग्लोबिन के थ्रू यहाँ आता है ग्लोबुलाइन यानी एल्बुलाइन के तक। एल्बुलाइन में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जब बाहर आ रहा है एल्बुलाई से, तो एल्बुलाई से लेके लंग्स तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है और ऑक्सीजन का जो यहाँ तक परिवहन है एल्बुलाई तक, इस क्रिया को हम बोलते हैं गैस का विनियमन, गैसों का मिश्रण। जैसे हमने ये वाला पहला पार्ट में हमने आपको बताया था, देखिएगा पहले फिगर में हमने यही बताया था कि यहाँ देखिएगा यही चीज़ वहाँ पे हम डिटेल में बता रहे थे कि लंग्स से ब्लड तक जो है जो ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस आना लंग्स तक, इसी क्रिया को हम बोलते हैं गैसीय विनियमन। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है लंग्स टू ब्लड, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैसीय विनियमन कहते हैं। उसी को हमने यहाँ पे डिटेल में बताया है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कैसे ब्लड में मिलता है, कैसे ब्लड प्योर होता है, तो ब्लड का प्योर कहाँ होता है, लंग्स में। लंग्स में जो एल्बुलाई होता है, यहाँ पे एल्बुलाई से ऑक्सीजन आते हुए कहाँ मिल जाता है, ब्लड में। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसके थ्रू अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्बुलाई में चला जाता है, एल्बुलाई से होते हुए लंग्स में, और लंग्स से होते हुए कहाँ चला जाएगा, आपके नाक द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इतना ही क्रिया को क्या बोलते हैं, लंग्स टू ब्लड में मिलने तक की क्रिया को जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनियमन होता है और ऑक्सीजन का, उसको हम कहते हैं गैसीय विनियमन। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे वो दिया है कि अगर हम सांस लेते हैं तो हम, ऐसा थोड़ी है कि एटमॉस्फेयर में केवल ऑक्सीजन ही होता है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और अन्य भी बहुत सारे गैस होते हैं। तो उसी प्रकार हम जब सांस लेते हैं हवा का एटमॉस्फेयर से, हमने ये सांस लिया तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अब हमने सांस ले लिया, वो क्या हुआ, फेफड़े तक गया, फेफड़े से ब्लड में मिला, ब्लड से क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया तक हुआ और वहाँ से सारी क्रिया होते हुए कैसे हमने फिर सांस वापस छोड़ दिया। तो जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कैसे क्या होता है, तो कितना क्या परिवर्तन होता है गैस में, यही आपको देखना है। तो देखिए, अगर नाइट्रोजन अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे,
तो नाइट्रोजन के हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता। 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। हमने सांस लिया 78% नाइट्रोजन का और हमने नाइट्रोजन छोड़ दिया 78%, यानी हमारे शरीर में इसका कोई यूज नहीं हुआ। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि नाइट्रोजन का हम लोग ग्रहण करते हैं तो क्या होता है। हम लोग सांस अगर नाइट्रोजन 78% लेते हैं तो 78% छोड़ भी देते हैं, ये भी आपको बताना है वहाँ पे। और ऑक्सीजन देखिए एटमॉस्फेयर में 21% है, हमने 21% लिया नाक के द्वारा और यहाँ पे कितना हो गया निकलते समय ऑक्सीजन 16% हो गया, यानी 5% की कमी हो जाती है, यानी इसका खपत हो जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ पे श्वसन क्रिया होती है। तो श्वसन क्रिया के द्वारा क्या होता है 5% हम लोग यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन का। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में 0.03% आपका और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए यहाँ पे जब छोड़ रहे हैं तो कितना परसेंट छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो 4%। तो यहाँ पे कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है ये आप लोग देख सकते हैं। 0.03 से बढ़ के कितना हो गया, हमने कितना छोड़ा 4%। तो ये क्वेश्चन बनता है तो ये आप नोट कर लेना है। जब हम ये सब पूछ सकता है कि ऑक्सीजन हमने 21% लिया तो हम लोग छोड़ते कितना है, तो 16% या 17% लगभग छोड़ते हैं, 5% कमी हो गई है। और हमने सांस लिया जब तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 थी, क्योंकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होता है और 78% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं है सांस लेते समय और छोड़ते समय। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कितना परसेंट वृद्धि हो गया, हमने लिया 0.03, 4% छोड़ रहे हैं। और ऑक्सीजन लिया 21% और कितना छोड़ रहे हैं 16%, यानी 5% हमारे शरीर में इसका यूज हो गया। तो ये आपका अगला पॉइंट। अब देख लेते हैं गैसों का परिवहन क्या होता है। हमने पढ़ा ब्रीदिंग, श्वास का लेना श्वास का छोड़ना, गैसीय विनिमय। अब देख लेते हैं गैसों का परिवहन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो गैसों का विनिमय क्या होता है, हमने अभी बताया है कि ब्रीदिंग क्या होता है, ऑक्सीजन का लंग्स तक आना और कार्बन डाइऑक्साइड से लंग्स से नाक के द्वारा बाहर निकाल जाना एटमॉस्फेयर में, उस वाले क्रिया को सांस लेना श्वास छोड़ना यानी ब्रीदिंग बोलते हैं। और लंग्स टू ब्लड क्या होता है, लंग्स टू ब्लड ऑक्सीजन के जाना और वहाँ से ब्लड में मिल के कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर आना। तो लंग्स के बीच में और ब्लड के बीच में जो क्रियाएं हो रही है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, उसको हम गैसीय विनिमय कहते हैं। अब तीसरा हो गया गैसीय परिवहन क्या होता है। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग 98% यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है साथ में, तो उसका जो है 70% बाइकार्बोनेट हो जाता है। तो हमको ये बताना है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे शरीर में 98% जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा यूज हो जाता है, परिवहन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तक। और जो है परिवहन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो 70% क्या हो जाता है कार्बोनेट के रूप में हो जाता है। तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड किसके रूप में परिवहन होता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट वही चीज़ देखिए यहाँ पे दिया हुआ, नोट करके लिखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा था कि जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे कारण क्या होता है दम घुटने से लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि अंगीठी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उससे क्या होता है हमारे हीमोग्लोबिन में मिल के वो क्या होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण दम घुटने से लोगों की मौत हो जाती है या फिर वो बेहोश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेना है। तो जब भी दे कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल्दी क्रिया करती है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जल्दी करती है और वो जो है हीमोग्लोबिन से मिल के क्या बनाता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण लोगों का दम घुटने लगता है। अब देख लेते हैं तीसरा पार्ट हमने पढ़ लिया। अब हमने 3 पार्ट में जो पढ़ा था ब्रीदिंग, गैसीय विनिमय और गैसीय परिवहन, जिसे हम क्या बोलते थे बाह्य श्वसन। अब इंटरनल श्वसन में हमने आपको बताया था कि कोशिकीय श्वसन जो होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसे हम कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। मान लीजिए कि हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट या फिर कुछ भोजन किया, जैसे कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये 2 बार टूटता है। एक तो अनुपस्थिति में किसके ऑक्सीजन के टूटता है, तो पायरुविक अम्ल प्लस 2 ATP के रूप में टूटता है, जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस या फिर EMP पथ बोलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक अम्ल और 2 ATP के रूप में टूटता है
और इसमें जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के रूप में टूटता है तो उसमें क्या बनता है, तो पायरुविक अम्ल और 2 ATP बनता है, ये आपको नोट कर लेना है। अब ये जो है ये किस में टूटेगा, तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या होगा, टूटेगा और वो जो है बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस 36 ATP, ये आपको नोट कर लेना है, जिसे हम क्रेब्स चक्र बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट का जो टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज टूटता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस EMP पथ। तो ये श्वसन क्रिया में देखिए ये ऑक्सीजन आया तो कहाँ हुआ, तो अंतिम जो चरण है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन टूटा है किससे जुड़ के, ग्लूकोज से जुड़ के, और वो जो है बनाया है CO2 प्लस H2 प्लस 36 ATP, और यहाँ से ये ऊर्जा के रूप में निकलता है। तो श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है 36 ATP, और अगर देखा जाए तो यहाँ से टोटल जो कितना ATP निकल रहा है तो 38 ATP आपका ऊर्जा निकल रही है। तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूछे तो 36 ATP, और माइटोकॉन्ड्रिया में केवल पूछे तो 36 ATP ऊर्जा निकलती है, यह आपको नोट कर लेना है। यही चीज़ें आपको समझानी थी। तो कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ये 2 भागों में होता है, एक ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है, एक क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र में 36 ATP ऊर्जा निकलती है और यह है ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जबकि ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होती है, और ये जो है ग्लूकोज आपका पायरुविक अम्ल प्लस 2 ATP के रूप में टूटता है। यहाँ से 2 ATP ऊर्जा निकली है और यहाँ से 36 ATP की ऊर्जा निकली है क्रेब्स चक्र में। तो ये आपका डिफरेंट पूछ सकता है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया क्या होती है, क्रेब्स चक्र क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है जटिल अणु, देखिए ये आपका जो जटिल अणु है वो टूट रहा है कितने सरल अणु में, कार्बन डाइऑक्साइड H2O एक सरल अणु में टूट रहा है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, जटिल अणु का सरल अणु में टूटना है, उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन क्रिया क्या है, यह एक कैटाबोलिक रिएक्शन है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो टोटल क्रिया में कितना ऊर्जा निकला, 38 ATP, 36 यहाँ से और 2 ATP यहाँ से, ये आपको नोट कर लेना है। तो पूछ सकता है कि आंतरिक श्वसन में कितनी ऊर्जा निकलती है, तो 38 ATP आपको नोट कर लेना है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो हुआ है आपका श्वसन क्रिया, वहाँ पे आपका 36 ATP निकला है। तो ये आपको पूछ सकता है, क्रेब्स में 36 और ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP निकलता है, और पूरे क्रिया में कितना 38 ATP, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब आगे देख लेते हैं, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं श्वसन अंग के बारे में कि किसमें कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है, किसके द्वारा वो लोग सांस लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा होता है उसमें, तो देखिए जो मैमल्स होते हैं इनमें जो श्वसन अंग होता है, और पक्षी और सरीसृप जो होता है रेप्टाइल्स वर्ग के, एप्स वर्ग के और मैमल्स वर्ग के, इनमें जो श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है, वो लंग्स के द्वारा श्वास इनकी क्रिया होती है, सांस लेते हैं। और अमीबा जो होते हैं, अमीबा और यूग्लिना, इनमें जो है बॉडी सरफेस से इनका सांस लेते हैं, यानी जो है श्वसन अंग इनका बॉडी सरफेस होता है। वहीं केंचुआ में देखिए, केंचुआ स्किन से सांस लेता है, इनका जो है श्वसन अंग स्किन होता है। और काकरोच यानी तिलचट्टा या फिर कहें इंसेक्ट, ये जो होते हैं कीट और काकरोच, ये क्या होते हैं, स्पाइरकल छिद्र होता है इनका, उसके द्वारा सांस लेते हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो पूछ सकता है कि इंसेक्ट जितने होते हैं या फिर कॉकरोच होते हैं उनका श्वसन अंग क्या होता है, तो ये जो है स्पाइरकल के द्वारा सांस लेते हैं। और मछली जो होती है गिल्स के द्वारा, ये आपको जानते ही होंगे, गिल्स के द्वारा मछली लेती है, गलफड़े जिसको बोलते हैं। मेढक जो है पानी में जब रहता है तो लंग्स के द्वारा सांस लेता है, और मिट्टी में जब रहता है तो वो स्किन के द्वारा सांस लेता है। ये गौरव सर के द्वारा पॉइंट बताया था कि मान लीजिए कि कोई रसगुल्ला है और वो जो है जिम में जाता है, तो पहले दिन क्या होता है, भागना था 1 किलोमीटर और भागने लगा 5 किलोमीटर। तो उस दिन क्या होता है, उसको जो है नॉर्मल जो बॉडी थी उसको अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। उसको दौड़ना था 1 किलोमीटर और वो पहले दिन जोश जोश में क्या हुआ, 5 किलोमीटर दौड़ गया। अब क्या हुआ कि अगले दिन वो जब सुबह उठा तो उसका जो है जॉइंट में दर्द होने लगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये आप समझिएगा। जो बॉडी थी वो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन क्या थी, प्रॉपर ले रही थी। अब वो अचानक क्या हुआ, तेज़ी से भागना शुरू किया तो उसकी जो है जो बॉडी है वो ऑक्सीजन की अधिक डिमांड करने लगी। लेकिन इसका जो बॉडी है, लंग्स जो है, वो प्रॉपर तौर से नॉर्मल ऑक्सीजन ले पा रहा था।
उसकी जो है बॉडी पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रही थी, जिसके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है अचानक, तो उसके श्वसन होने पर क्या होता है, जॉइंट में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जब वो सुबह अगले दिन उठता है तो वो धीरे धीरे जब श्वास लेता है तो वहाँ से उसका ऑक्सीजन जब ब्लड में जाता है तो ऑक्सीजन जो है क्या होता है, उसके ब्लड में मिलके उस लैक्टिक एसिड को हटाता है। तो वही जो है लैक्टिक एसिड को हटाने में क्या होता है, दर्द होता है जोड़ों में। इसीलिए क्या होता है, जब आपको अचानक से क्या होता है, कोई काम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे। इसीलिए लोग जिम होता है या फिर कोई भी दौड़ना भागना होता है, वो धीरे धीरे शुरू करते हैं। पहले 1 किलोमीटर, फिर 1500 मीटर, फिर ऐसे कर करके धीरे धीरे अपना रनिंग बढ़ाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है अचानक कोई भी क्रिया करेंगे तो क्या होता है, उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे सब बॉडी में। जितना चाहिए डिमांड करना चाहिए बॉडी को ऑक्सीजन की, उतना अचानक में नहीं मिल पाता, जिससे क्या होता है, हमारे जोड़ों में लैक्टिक एसिड जमा होता है। और लैक्टिक एसिड के जमा होने से क्या होता है, हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है। तो इतनी बातें बताई गई थी आज गौरव सर के द्वारा। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।